वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। और इससे पहले जो जनरल साइंस का हमने वीडियो बनाया था, बेसिकली उसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था। तो उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया गया था कि इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होने वाला है, यहाँ पे हम फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का ये जो है ये पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी अलग अलग पार्ट्स में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, और इन पार्ट्स में हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। ये पार्ट 9 है जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा, और इसके बाद हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे, और फाइनली लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को फिर डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह जो है ये जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है फॉर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कोशिश किया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है लाया जाए, ताकि टारगेट जो है 40 आउट ऑफ 40 जो है ये स्टूडेंट स्कोर कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस 8 वीडियोज हैं उनको जरूर देख लेना। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी वो डिस्कस किए गए हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ताकि आप सबको अच्छा से समझ में आ जाए, फिर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया जाएगा। ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वन प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो इसमें लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये लगता है F इक्वल टू बी आई एल। ये आप याद रखना, F इक्वल्स टू जो है ये बी आई एल होता है, जो कि बेसिकली होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, सब स्ट्रेट लाइन ही इमेजिन करना, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बन रहा है, लेकिन मान लेना कि सारे स्ट्रेट लाइन है पैरेलली। तो एक है यूनिफॉर्म ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी सी से हम जो है डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी पूरा स्ट्रेट है, परपेंडिकुलरली जो है ये रखा गया है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसका लेंथ एल है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एल, ठीक है, इसमें जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है बी आई एल। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू एल। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसमें जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना, कि आप फोर्स लग रहा है जब परपेंडिकुलरली अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो उसमें फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये लगता है F इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 0.5 मीटर वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इफ इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री में प्लेस किया गया है परपेंडिकुलरली इन 0.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या बताया गया था, F इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टेस्ला में जो है हम यहाँ पे लेते हैं, आई जो है एम्पियर में लेते हैं, और एल जो है ये लेंथ जो है मीटर में लिया जाता है। तो यहाँ पे कितना टेस्ला दिया गया है, बी का वैल्यू 0.8 दिया गया है, करंट का वैल्यू कितना दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है, और लेंथ कितना है 0.5 मीटर है, मीटर में ही दिया गया है, तो यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा 0.8 न्यूटन, इसका सही आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस तरह पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले समझ लो, फिर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ 0.45 क्यूबिक मीटर ऑफ इट हैज मास 200 ग्राम। यहाँ पे क्यूबिक मीटर या फिर एग्जाम में मीटर क्यूब दिया होगा, ठीक है। मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर दोनों सेम है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, बस इसीलिए सारा क्लियरिटी यहाँ पे पहले ही कर दिया जा रहा है। व्हाट इज द डेंसिटी पूछा गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू जो होता है ये होता है मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। मास जो है ये केजी में हम लेते हैं, और वॉल्यूम जो है ये मीटर क्यूब में जो है ये होता है। तो यहाँ पे दे दिया गया है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ये ग्राम में दिया गया, कन्वर्ट कर देते हैं। 200 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करें तो ये 0.2 केजी होगा। वॉल्यूम कितना दिया गया है 0.45, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.44 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब ऐसा लिखा होगा, केजी पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ऐसे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ना एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी कर देते हैं, वो चालाकी आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे यूनिट पहले चेक कर लेना, कैलकुलेशन से पहले ना यहाँ यूनिट चेक कर लेना। कहीं कहीं जो है ऐसा लिखा होगा ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे केजी में वैल्यू दिया है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम में दिया है तो डायरेक्टली ले लेना, ठीक है, डायरेक्टली उसी वैल्यू को ले लेना। तो ये एक बार यूनिट जरूर देख लेना कि यहाँ पे जो है केजी पर, देखिए क्यूबिक मीटर दिया है, केजी पर क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे पहले यूनिट देख लेना, केजी पर मीटर क्यूब दिया है तो ऐसे जैसे कैलकुलेट हमने किया वैसे ही कर लेना। और ग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ग्राम पर मीटर क्यूब दिया होता तो हम 200 ग्राम डायरेक्टली ले लेते, और वॉल्यूम जो है ये 0.45 है, ऐसे डिवाइड करके हम ग्राम पर मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ पे चेंज होता है वैल्यू में, ठीक है, यहाँ पे यूनिट में अगर चेंज आता है तो उस हिसाब से देख के कैलकुलेट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। ए मेटल बॉल हैज ए मास ऑफ 300 ग्राम, कैलकुलेट इट वेट ऑन अर्थ। तो ग्रेविटेशन में जरूर आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है।
ये बेसिकली जो है सेकंड लॉ ऑफ जो है ये न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma होता है, ये आपको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये स्मॉल जी जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा F इक्वल टू mg, और बहुत जगह F जो है इसे W से जो है ये आपने देखा होगा डिनोट किया गया है, W इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो W जो है ये बेसिकली वेट ही है, ठीक है। वेट जो है ये क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है टूवर्ड्स डाउन, तो ये नीचे की ओर लगता है। तो F इक्वल टू mg इसीलिए हम लिखते हैं हरदम जब भी आप देखिएगा ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो कोई भी मास है ऐसा तो उसके नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहाँ पे हम mg लिखते हैं, बिकॉज ये जो वेट है नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको इतना सारी चीज़ें की जगह सिर्फ इतना ऐसे क्वेश्चन आए तो वेट इक्वल टू mg होता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका जो है आंसर सही आंसर निकल जाएगा। 300 ग्राम्स दिया गया है तो इसको जो है केजी में कन्वर्ट कर देंगे, मास एकदम यहाँ पे केजी में ही होता है, और यहाँ पे जी का जो वैल्यू दिया गया 9.8 दिया गया है। तो ऐसे हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.94 न्यूटन जो है इसका जो है सही जवाब आएगा। 2.94 जो है न्यूटन इसका जो है ये सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक बार कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दे दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आंसर जो है जो सही आंसर है वो मार्क कर दिया है आपके लिए। ए कार हैज़ ए मास ऑफ 7500 kg, इट ट्रेवल ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ कार। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए एक चीज़ याद आया, यहाँ पे जो है हमने ओम्स लॉ के रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स नहीं लिया है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 और सारी पार्ट में लगभग ओम्स लॉ के रिलेटेड कवर किया गया है क्वेश्चन, उसके जो है न्यूमेरिकल्स कवर अप किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने नहीं लिया है। प्रीवियस जो 8 पार्ट है उनको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में लिंक जो है दे दिया, सॉरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके सारे वीडियोस को आप देख के बहुत अच्छे से जो है इनको भी कवर अप कर सकते हैं। ओम्स लॉ के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सबको हमने कवर अप करने की कोशिश किया है, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर हो गया, सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिए जाते हैं वो सब पार्ट 1 में ही डिस्कस कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है इसके रिलेटेड भी हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट का जो है हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं किया है। 3 इक्वेशन ऑफ जो मोशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले ही हमने इंक्लूड कर लिया ये सारे न्यूमेरिकल्स, इसीलिए यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मोमेंटम ऑफ द कार क्या होगा। तो मोमेंटम को जो है पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम जो होता है ये इक्वल्स होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है। तो इतना याद है तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। मास दिया गया है 7500 जो है केजी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, याद रखना, इंटू 25 कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा 18700 केजी मीटर पर सेकंड ईस्ट, इसका डायरेक्शन ईस्ट में, क्योंकि ये ईस्ट में जो है ये ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट में जो है ये ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट जो है लाइन में ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी इसका 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन वही रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो है ये डायरेक्शन सेम रहता है। डायरेक्शन अगर यहाँ पे चेंज हो जाता तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है, इसलिए हम वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेम ही वैल्यू दिया होता 187,500 kg मीटर पर सेकंड वेस्ट लिखा होता तो ये सही आंसर नहीं होता, ईस्ट ही इसमें लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे वेलोसिटी लिया है, ठीक है। ये वेलोसिटी का वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये एक बार जरूर आपको देख लेना है कि ईस्ट लिखा है या नहीं। ईस्ट अगर लिखा है तो वही सही है, ईस्ट के डायरेक्शन में जो है ये ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका मास है इतना दिया गया। तो यहाँ पे आराम से मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम का बस ये याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी ये होता है, और जितना आंसर आएगा उसका, अगर कभी कभी ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया होता सिर्फ आंसर भी दिया होता है तो ये भी आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एन आइस स्केटर हैज़ ए मोमेंटम ऑफ 900 kg मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ ए मास ऑफ 60 kg, कैलकुलेट द स्पीड। तो वही सेम ही है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है निकल जाएगा आराम से। मोमेंटम दिया गया है 900, मास कितना दिया गया है 60 दिया गया है, तो वेलोसिटी निकालने में क्या ही दिक्कत है, वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 900/60 आप कर देना तो ये आ जाएगा 15 जो है मीटर पर सेकंड, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको फॉर्मूला लगा के फटाफट निकाल लेना है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, नोट डाउन करते रहें। और ठीक जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू ईच अदर। और यहाँ पे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड आपको बताना है, फ्रीक्वेंसी पता है तो सिंपल है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, हर्ज में दिया गया है। किलो हर्ज में दिया होता तो 0 बढ़ा देना है आपको, ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी हर्ज में कैलकुलेट होता है। तो ये हो जाएगा 0.2 सेकंड जो है इसका ये सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फॉर्मूला अगर याद है ना तो रेलवे के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। कहीं थोड़ा बहुत दिमाग लग सकता है लेकिन वैसे सारे न्यूमेरिकल्स आप निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए वेव
दैट हैज़ ए फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 मीटर। तो स्पीड ऑफ वेव जो है ये होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव को इससे जो है डिनोट किया जाता है, ये इक्वल्स टू होता है लैम्डा, जो कि बेसिकली वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 25, वेवलेंथ कितना है 2 मीटर, इंटू कर देना तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द, यहाँ पे स्पीड ऑफ द जो है ये वेवलेंथ है। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस इससे आप निकाल सकते हैं। इसी तरह का और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट हैज ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 4 मीटर। तो स्पीड ऑफ द वेव तो दे दिया गया आपको, ये फॉर्मूला बस याद है तो हो जाएगा। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द वेव 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और आपको जो है यहाँ पे वेवलेंथ भी दे दिया गया है 4 मीटर। वेवलेंथ याद रखना मीटर में होगा, और जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 5 हर्ट्ज, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ पे फंस जाते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले आपको याद रखना है ये कि एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है ना, एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है ये हरदम आपको याद रखना है। एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है ये किलोवाट आवर होता है, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ये पावर इंटू टाइम होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। और ये कमर्शियल यूनिट कैसे निकला है, पावर को किलो वाट में लिया गया है और टाइम को आवर में लिया गया है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको कि कमर्शियल यूनिट है ये, कमर्शियल या कंपोजिट यूनिट है एनर्जी का ये किलोवाट आवर, ठीक है। इतना अगर दिमाग में है ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कोई भी आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 3 आवर्स। ये यहाँ पे पूछा गया है। और एक चीज़ जो बताना यहाँ पे भूल गया वो है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कमर्शियल यूनिट है तो एक यूनिट जो है ये इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर होता है। उसी तरह 2 किलोवाट आवर में 2 यूनिट जो है ये बिजली का खपत हो रहा है, ठीक है। उसी तरह जो है 3 किलोवाट आवर में 3 यूनिट उठेगा। तो इस तरह जो है आपका जो है ये आने वाला है। तो ये याद रखना, कभी कभी ऐसे रहता है कि ये क्वेश्चन में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ था किलोवाट आवर की जगह। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है, सिंपल है। तो अब हम इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है, आपको पता है, ये पहले ही बता दिया गया था, ये आप नोट डाउन कर लें। पावर यहाँ पे किलोवाट में होता है और टाइम यहाँ पे आवर में होता है। कितना किलोवाट दिया है, 2 किलोवाट दिया है। आवर कितना, 3 घंटा अगर यूज़ होता है यहाँ पे दिया गया है, अगर 3 घंटा यूज़ होता है इतना चार्ज है तो कितना आएगा, आपका बिल कितना आएगा। तो ये जो है बेसिकली एनर्जी है जो है ये 6 किलोवाट आवर आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है 6 किलोवाट आवर आ गया तो आपको समझ में आ गया कि 6 यूनिट जो है ये कंज्यूम होगा 3 घंटे में। अब यहाँ पे जो है कितना पर यूनिट, यानी कि पर किलोवाट आवर कितना है, 4 है, तो 6 इंटू 4 कर देंगे 24, तो 24 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये आपका बिल आएगा अगर आप एक हीटर को यूज़ कर रहे हैं जिसका रेटिंग है 2 किलोवाट और एनर्जी का जो कॉस्ट है ये है ₹4 पर यूनिट या ₹4 पर किलोवाट आवर, और हीटर को 3 घंटे के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है। और इतना लेंदी चीज़ आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी इजी चीज़ आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। सिंपली इस तरह क्वेश्चन देखने के बाद किलोवाट आवर आपको लिखना है, किलोवाट देखना है कितना है, 2 किलोवाट है, आवर कितना है 3 है, तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे, ठीक है। आप चार्ज कितना लग रहा है यहाँ पे ₹4 पर किलोवाट लग रहा है, इंटू 6 कर देना है, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कमर्शियल यूनिट डायरेक्ट लिखना है किलोवाट आवर और ऐसा आराम से निकल जाएगा। कभी कभी जो है ये किलोवाट की जगह में वाट में दिया होता है, जैसे ये 2 किलोवाट दिया गया, इसके जगह में 200 वाट दिया गया, मान लीजिए 200 वाट दिया गया, तो यहाँ भी यही करना है, किलोवाट आवर सिंपली आपको लिख लेना है 200 डिवाइड बाय 1000 कर देना है, ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया, आवर जो है ये 3, तो ये जो है फिर कैलकुलेट करके आपको निकाल लेना है इस तरह, ठीक है। समझ में आ गया। बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे टाइम जो है कमर्शियल यूनिट जो है ये आवर में हम लेते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है। पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो है हम क्या लेते हैं, टाइम को आवर में लेते हैं, और ये क्योंकि ऐसा यूनिट है ही नहीं तो इसमें सेकंड में लेने की क्या जरूरत है। जो इसका जो है कमर्शियल यूनिट में जैसे लिया जाता है या कंपोजिट यूनिट जो है आवर है, तो आवर में ही आपको सिंपली यहाँ पे लेना है। तो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं, कमर्शियल यूनिट में हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड में मत लेना, बस इतना इसमें याद रखना। पूरा फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उसमें से खास करके इसी में आपको याद रखना है कि जब इस तरह क्वेश्चन आए तो इसमें हमें टाइम आवर में लेना है, उसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके सेकंड सेकेंड्स में मत निकाल लेना, डायरेक्ट आवर यहाँ पे डाल देना, निकल जाएगा आंसर। अब समझ में आ गया, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे।
एन ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर टॉल फॉर्म्स एन इमेज 250 सेंटीमीटर टॉल, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ये होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म आपको लिखना है जब आप नोट डाउन कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये होता है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया है, इमेज हाइट 250 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया है, 2 दिया है, डिवाइड कर देंगे 125, इसका मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका सही आंसर है 125। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी हड़बड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज 1.8 मीटर टॉल फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 18 सेंटीमीटर टॉल, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताया गया था, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा से उन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो डायरेक्टली इमेज हाइट देखते हैं, यहाँ पे कितना है 18, ऑब्जेक्ट हाइट कितना 1.8, ऐसे कैलकुलेट करके वो आंसर दे देते हैं कि इतना आंसर है। ठीक है, इतना बिल्कुल आप देख लेना, ये 10 जो है इसका आंसर है मैग्निफिकेशन। ये नहीं है, एक बार यहाँ पे सही में देखो कि ये यूनिट मीटर में है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में तो कन्वर्ट करो पहले। तो 1.8 इंटू 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर नहीं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर में दिया गया है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हाइट कितना दिया है 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया गया है 180, तो डिवाइड करेंगे जब तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये जो है आपको देखना है, मीटर सेंटीमीटर ये सारी चीज़ें आपको देखना है, गलती नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना है, भले 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन इस तरह का जो आसान सा क्वेश्चन है इनको आराम से करना है, पढ़ना है अच्छा से। कौन किस में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, केजी में दिया है, ग्राम में दिया है, ये सब में बच्चे फंसते हैं। फॉर्मूला तो यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है, नोट डाउन कर लेते हैं, याद भी रहता है, लेकिन वही जाके एग्जाम में वही गलती कर देते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या कन्वर्ट करना भूल जाते हैं हड़बड़ी में, जिसकी वजह से गलत होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो है और कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ओम्स लॉ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे हमने नहीं लिया है, ऑलरेडी उनको जो है डिस्कस किया है प्रीवियसली। और 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उन इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर लिया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे हमने देने का कोशिश किया है, अपने तरफ से जितना हो सके उतना बेहतर देने का कोशिश किया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक फॉर्मूला और याद रखना यहाँ पे जो लगने वाला है, ये होता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगने वाला है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है। नोट डाउन करें, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हेयर ड्रायर ट्रांसफर 48,000 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ हेयर ड्रायर। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला था पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। वर्क डन कितना है 48,000 जूल यहाँ पे दिया गया है, और बाकी टाइम यहाँ पे हमें सेकंड्स में ही करना है, 2 मिनट्स दिया गया है तो सेकंड्स में करेंगे, 2 इंटू 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। समझ में आ गया, 2 मिनट्स को अगर हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 सेकंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेकंड्स में लेना है, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा 400 वाट। तो 400 वाट का जो है ये पावर रेटिंग है इस जो है हेयर ड्रायर का। तो इसी तरह क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कभी कभी ना बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर रेटिंग पूछा गया है, अरे पावर रेटिंग पावर ये दोनों ही यहाँ पे सेम है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं जिन्होंने जो है अगर ये वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है प्रिपरेशन करने का, अच्छा जो है इंस्टीट्यूट से जो है पढ़ने का, अच्छा कोचिंग सेंटर से पढ़ने का, तो हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ये सब वीडियो मिले तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके आपके तरफ से शेयर जरूर कर देना, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो कम से कम पहुंच जाए। कम से कम ये सारी चीज़ जो इतना अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है स्टार्टिंग से, तो उनको जो है अच्छा से देख के जो है कहीं ना कहीं वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक ही रिक्वेस्ट है बस शेयर कर जरूर देना। What is the potential difference between 2 point if 2 coulomb charge shift 8 joules। यहाँ पे और एक फॉर्मूला बिल्कुल आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू जो होता है ये होता है एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बी से डिनोट किया जाता है, एनर्जी बाय चार्ज, चार्ज जो है क्यू से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ 2 कूलम चार्ज शिफ्ट 8 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू एनर्जी बाय जो है चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एनर्जी कितना दिया गया 8 जूल,
चार्ज कितना है 2 कूलम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 4 वोल्ट। इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 12 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी बाय, हमने क्या बोला था, एनर्जी बाय क्या होता है, चार्ज होता है। क्या क्या दिया है यहाँ पे, चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, एनर्जी निकालना, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 36 जूल। इस तरह आप आराम से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आराम से निकाल सकते हैं, बस बाकी आपको देख लेना है, अच्छा से कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे यूनिट्स एक बार आपको ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ए करंट ऑफ 1.5 एम्प्स फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो अ पॉइंट इन 2 मिनट्स। तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे पता है सही, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट डाउन करना, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। ठीक है, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो कितना दिया है यहाँ पे, करंट एम्पियर्स में ही दिया है 1.5 एम्पियर्स। ठीक है, कभी कभी मिली एम्पियर्स में दिया होता है, उनको अच्छा से कन्वर्ट करना, इस यूनिट को बिल्कुल गलत मत करना। टाइम 2 मिनट्स दिया है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू कर देंगे 120 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 120 यहाँ इंटू कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 180 कूलम्स, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। हाउ मच करंट फ्लोज व्हेन 40 कूलम पासेस डाउन अ वायर इन 8 सेकेंड्स। तो एक वायर से जो है 40 कूलम अब जो है ये चार्ज पास हो रहा है 8 सेकंड में, तो कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑलरेडी यही फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी लगाना है यहाँ पे, तो I आपको निकालना है, Q का वैल्यू पता है, T का वैल्यू आपको पता है, तो Q कितना दिया है 40 जो है कूलम दिया है चार्ज, टाइम कितना है 8 सेकंड, तो डिवाइड कर देना 5 एम्पियर्स, करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। तो सिंपल है, ये आप फॉर्मूला याद रखना, आराम से जो है इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। 12,000 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मूव ए स्मॉल ट्रक डिस्टेंस 80 मीटर, व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो देखिए बहुत सारे टीचर इस तरह क्वेश्चन तो आपको करवा देंगे, लेकिन वो पूरा फॉर्मूला आपको बताते नहीं है। तो एक बार याद रखना, ये वर्क डन जो है होता है यहाँ पे, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये होता है। बहुत सारे टीचर आपको क्या बताते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू जो होता है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही लगा देना, आंसर मिल जाएगा, लेकिन सारे केसेस में नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। ये आपको समझा दिया जाता है कि ये क्यों फोर्स वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि अगर फोर्स भी जो है उसी डायरेक्शन में लग रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर जो है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होता है ये 0 होता है। तो कॉस थीटा अगर 0 होगा तो ये 1 होता है। इसी वजह से ज़्यादा टीचर आपको डायरेक्टली ये बताते हैं कि जो है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन पूरा फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। कभी कभी ये बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि फोर्स जो है 30 डिग्री एंगल में लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 30 करना है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इनको इंटू करना जरूरी है। तो पूरा फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ज़्यादा 3 ही एंगल जो है ये देखने मिल सकता है आपको, कॉस 30 डिग्री, एक 30 डिग्री एंगल में अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेना है। 45 डिग्री अगर लगाया जा रहा है तो कॉस 45 जिसका वैल्यू होता है √2/2 होता है, ये आपको याद रखना है। और कभी कभी 60 डिग्री एंगल में फोर्स अगर लगता है तो कॉस 60 आपको रख देना, जो कि हाफ होगा। तो पूरा फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप जो है बहुत आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। आधा अधूरा याद रखेंगे तो गलती कर सकते हैं। चलिए आप इस न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। 12,000 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मूव अ स्मॉल ट्रक अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स अप्लाइड, ये पूछा जा रहा है। तो W इक्वल्स टू FS, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम हम यही कर रहे हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे थीटा जो है ये 0 डिग्री है। कभी कभी लिख भी दिया जाता है कि हॉरिजेंटली जो है दोनों ही है मूव करा। अगर आपको यहाँ पे एंगल उंगल कुछ दिया नहीं गया है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली इसे यही लगाना है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पूछा गया है तो ये क्या होगा, वर्क डन बाय जो है ये हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,000 जूल डिवाइडेड बाय 80, तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा 150 न्यूटन। तो सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन पूरा फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा जरूरी है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, लेकिन वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ये आप याद रखेंगे तो पूरा फॉर्मूला तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कहीं थीटा का वैल्यू दे दिया जाए, पूछ लिया जाए रेलवे के एग्जाम में, तो आपको आराम से ये कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कॉजेस ए ट्रॉली टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। देखिए यहाँ पे बता ही दिया गया हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, और ट्रॉली भी जो है मूव कर रहा है ये 30 मीटर जो है ये मूव कर रहा है। तो दोनों ही जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है पैरेलल है, तो यहाँ पे जो है
क्या हो रहा है यहाँ पे थीटा जो है इसका वैल्यू जो है ये 0 डिग्री और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्क कितना डन हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली आपको कर देना है 50 इंटू 30, फोर्स है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, तो ये हो जाएगा 105,000 जूल। ठीक है, फोर्स कितना है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 30 मीटर का, तो इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 1500 जूल्स जो है इतना वर्क डन किया गया है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, व्हेन ए 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 मिनट्स। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, तो हीट से एक क्वेश्चन है, तो हीट इक्वल्स टू जो होता है ये होता है आई स्क्वायर, याद रखना आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ आई जो है ये करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। समझ में आ गया। हीट जो होता है ये होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जो है ये होता है। तो यहाँ पे इसका फाइनल जो क्या आएगा ये होएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर आर बाई टी भी होता है, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टी भी होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है, इसे आप नोट डाउन करें। ठीक है, ये फार्मूला को, ये वाला फार्मूला को दूसरी से डिराइव किया गया है। और एक होता है हीट इक्वल्स टू वी आई टी भी होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम भी होता है, तो ये तीनों आप नोट डाउन करें। हीट इक्वल्स टू जो है एक होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक जो है इसका फार्मूला हीट का ये है वी स्क्वायर आर इंटू टी, और एक फार्मूला जो है ये है वी आई टी। तो ये तीनों अगर आपको याद है तो जिस तरह का भी न्यूमेरिकल आए बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इसको करते हैं, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तीनों फार्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगने वाला है ये लगने वाला है हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये लगने वाला है। और यहाँ पे क्या क्या हमें दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 5 मिनट्स। तो आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर से, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। आर कितना दिया गया है यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, और यहाँ पे टाइम कितना है 10 यहाँ पे 5 मिनट्स दिया गया है। ठीक है, तो 5 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में, तो 5 इंटू 60 यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं, तो इसका जो वैल्यू फाइनली आएगा ये आएगा 75 किलो जूल जो है इसका ये वैल्यू आएगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये इस तरह कैलकुलेट करने के बाद जो है ये इसका सही आंसर आएगा, या फिर 75,000 जूल्स जो है इसका आंसर आएगा, जो कि बेसिकली 75 किलो जूल यहाँ पे लिखा गया है। तो फॉर्मूला याद रखें, इजीली जो है ये आराम से आपसे ये सारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो रेलवे में इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।